उसको ऑन कर दो, सफोकेशन रहेगा वरना। बस चलिए भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इजी है, आपको बस दो चार चीज़ें ही दिमाग में रखनी रहती हैं। सबसे पहला, रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। देखो, इस वाले टॉपिक में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नोट्स में नहीं लिखवाऊंगा, ठीक, मतलब लेकिन सिर्फ जितना जो डिफरेंस बिटवीन और वैसा वैसा वाला है वो लिखवाऊंगा मैं। बाकी चीज़ें आप लोग वीडियो देख देख करके नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा, ठीक। देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की या सिंपली किसी भी रिएक्शन की जो मशीनरी है ना, व्हाट डू वी मीन बाय मशीनरी, मतलब वो काम कैसे करता है, ठीक। चलो, जैसे साइकिल, साइकिल की मशीनरी क्या है, उसमें चेन है, चेन चलाने के लिए आप पैडल मार रहे हैं, ठीक। उसका डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए आपके पास हैंडल है, अगर ओवर स्पीडिंग ना हो जाए, टकरा ना जाओ, उसके लिए ब्रेक है। तो ये सब मिलकर के क्या है, उस साइकिल के चलने की मशीनरी डिसाइड करते हैं, ठीक। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है बेटा, सिंपली इसमें जो वर्ड मैकेनिज्म है इसका मतलब होता है कि मशीनरी, मतलब वो रिएक्शन हो कैसे रहा है। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन के रिएक्शन मैकेनिज्म में एकदम फिक्स कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि, अच्छा, उन चीज़ों को समझने के पहले देख लेते हैं वो चीज़ें हैं क्या। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है जिसमें दो सबस्ट्रेट हैं ए और बी, और ये बी जो है ये आ रहा है अटैक करने के लिए किसके ऊपर, ए के ऊपर, डन। अब बी जो आ रहा है अटैक करने के लिए, तो इसीलिए बी का नाम हम लोग देंगे क्या, क्योंकि उसने अटैक किया इसलिए ये कहलाया अटैकिंग स्पीशीज, और क्योंकि इसके अटैक करने से ही रिएक्शन शुरू हो रहा है इसीलिए इसका नाम दिया जाएगा रिएजेंट, डन। अब रिएजेंट पढ़ेंगे हम लोग दो टाइप का, एक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल और एक पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल। याद रखना बहुत आसान है, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल, एन फॉर नेगेटिव, यानी दुनिया में जितने भी नेगेटिवली चार्ज होंगे वो सब के सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब चलो, ए पर आया बी अटैक करने के लिए, यानी कि बी जब आया ए पे अटैक करने, तो ए क्या कहलाया, ए कहलाया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, या इसी को ही नाम देना पड़ा हम लोगों को क्योंकि सारी कहानी इसी पे तो चल रही है, इसलिए इसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, मैट्रिक्स मॉलिक्यूल, ठीक। मैट्रिक्स का मतलब जैसे सेल, मैट्रिक्स का मतलब सेल के लिए हम लोग मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को। क्यों बोलते हैं साइटोप्लाज्म को मैट्रिक्स, क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब कहाँ तैर रहे हैं, कहाँ एम्बेडेड है, उसी साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म का मतलब होता है एक बेसल प्लेटफॉर्म, ठीक। चलो, ये आया अटैक करने ए पे, जब ए पे अटैक करेगा ए कहलाएगा सबस्ट्रेट या मैट्रिक्स मॉलिक्यूल। ए पर सबसे पहला काम होगा क्या, कि ए के बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड क्लीवेज होगा, और इसी को एनसीईआरटी कहती है कि आप किस नाम से पढ़िए, बॉन्ड फ्यूजन के नाम से, ठीक। तो बॉन्ड फ्यूजन क्या है, जैसे ही बी ने अटैक किया, बी के अटैक करने के बाद जो पहला काम हो रहा है वो है ए का बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज, ठीक। ये हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप का, एक रहेगा क्या, होमोलिसिस, और एक रहेगा हेटेरोलिसिस, ठीक। चलो, इसको पूरा नाम लिख देता हूं मैं, होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस। जैसे ही बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड क्लीवेज हुआ मतलब मॉलिक्यूल तो टूट गया, मॉलिक्यूल टूटने के बाद जो चीज बन के तैयार होगी उसको हम लोग नाम देंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है, इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाता है फील्ड इफेक्ट। इसको हम लोग एक कहानी से भी समझेंगे, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ेंगे तीन टाइप का, एक पढ़ेंगे कार्बोकेटायन, एक पढ़ेंगे कार्बन आयन, और एक पढ़ेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। जब फील्ड इफेक्ट देखेंगे तो फील्ड इफेक्ट में अपने को देखना है चार तरीके का। एक देखना है हम लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट, एक हम लोगों को देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। एक हम लोगों को देखना है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद
इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, और लास्ट आएगा अपने लिए इसमें रेजोनेंस। इसमें से रेजोनेंस वो टॉपिक है जो पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक, वही वाला ही है ये। चलो फील्ड इफेक्ट लग गया। फील्ड इफेक्ट इनमें से कोई भी एक एप्लीकेबल होगा, और जो भी चाहे एप्लीकेबल हो, लेकिन इसके बाद ही जो है ये अपने पास आएगा कि वो रिएक्शन हो किस टाइप का रहा है, यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो अपने पास रिएक्शन होता है बेटे 4 तरीके का। पहला चलो एडिशन से शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एडिशन, डिलीशन, और आप इसी डिलीशन को किस नाम से जानते हो? एलिमिनेशन। फिर आता है रीअरेंजमेंट, और लास्ट जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 4 तरीके के रिएक्शन है। अब इस चीज को एक सिंपल स्टोरी के हिसाब से समझो। मान लो आप लोग हो घर पे अकेले, और ठीक आपको मारने की सुपारी दे दी किसी सुपारी किलर को, उसके हाथ में है चाकू। पहला काम क्या हुआ भाई, वो आया आपको मारने के लिए आपके घर और दरवाज़ा खटखटाया, ठीक। तो वो जो अटैकिंग स्पीशीज़ है, यानी कि वो सुपारी किलर, वो क्या कहलाएगा बेटा? अटैकिंग स्पीशीज़ या रिएजेंट, ठीक। जैसे ही आपको पता चला कि वो दरवाजे पे है, सबसे पहला काम क्या होगा? आप डरेंगे, ठीक। डरेंगे मतलब आपकी हिम्मत टूटेगी, हिम्मत टूट जाएगी ना भाई, डर जाओगे तो हिम्मत टूटना मतलब क्या कंडीशन आ गई? बॉन्ड क्लीवेज। अब हिम्मत टूटने के बाद आप डरेंगे, घबराएंगे, जो भी होगा, लेकिन एट लास्ट आप क्या चालू करेंगे? दौड़ना चालू करेंगे भागने के लिए, मतलब भागना चालू करोगे ना जान बचाने के लिए। तो भागते भागते आप कहाँ भागेंगे? अगर घर के पीछे का एक दरवाज़ा है तो आप पहले घर के अंदर भागेंगे, उसके बाद पीछे का दरवाज़ा खोलेंगे और आएंगे किधर? बाहर। बाहर में क्या है? फील्ड। यानी कि अब बॉन्ड क्लीवेज के बाद, अच्छा बॉन्ड क्लीवेज हो गया, बॉन्ड क्लीवेज के बाद आप बने कैसे? रिएक्शन इंटरमीडिएट। आप भाग रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। यानी कि इस पूरे मैकेनिज्म में सबसे रिएक्टिव पार्ट कौन सा माना जाएगा? डन। वैसे इसी स्टोरी से ही दिमाग लगाओ। अब भाग रहे भाग रहे भाग रहे, आप आ गए कहाँ? भागते हुए मैदान में। मैदान में आने के बाद इन चारों में से किसी एक तरीके का तो भी इफेक्ट लगेगा अपने ऊपर, और ये कहलाया फील्ड इफेक्ट, क्योंकि ये एप्लीकेबल कहाँ हो रहा है? फील्ड में, ठीक। अब चाकू मारने आए, वो तो चाकू मारेगा, ये तो पक्की बात, ठीक। कितने तरीके से चाकू मारेगा? 4 तरीके से चाकू मारेगा। पहला एडिशन, चाकू मारे और चक्कू वहीं छोड़ दे, यानी कि सबस्ट्रेट आए पूरा पूरा, मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज आए, रिएजेंट आए, अटैकिंग स्पीशीज आए, और सबस्ट्रेट में पूरा पूरा ऐड हो जाए। उसी को आप क्या नाम देते हो? एडिशन रिएक्शन। क्लास 10 तक इसी को आप किस नाम से जान रहे थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें ये होता था ना, सबस्ट्रेट बी आया, पूरा पूरा सबस्ट्रेट ए पे ऐड होकर के चला गया, क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। और अब आप उसको क्या नाम देंगे? एडिशन रिएक्शन। उसके बाद अगला है एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी अब क्या? चाकू मारे, अंदर थोड़ा ऐसे ऐसे घुमाए और अंदर से अंतड़ी भी लेके निकल जाए, ठीक। तो अब उस कंडीशन में क्या हुआ? सबस्ट्रेट बी आया, चाकू मारा, अंदर से ही अंतड़ी लेकर के चला गया, यानी सबस्ट्रेट ए के ही स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट लेके चला जाए और फिर प्रोडक्ट बनाए, ठीक। तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? एलिमिनेशन, ठीक। मतलब कुल मिलाकर के गोली है कि उसको तो आपको चाकू मारना है, और प्रोडक्ट क्या है? आपकी डेथ। अब इसमें कंडीशन क्या है? रीअरेंजमेंट। ये कौन सा वाला? एक चाकू इधर, एक चाकू इधर, ऐसे गज 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 गज, ठीक। यानी उस कंडीशन में क्या होगा? अंदर में ही इंटरनल बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स मिक्स कर जाएंगे। हो सकता है ऐसे करके मारे तो थोड़ा अंतड़ी इधर चला जाए, थोड़ा इधर हो जाए, हो गया रीअरेंजमेंट। वो कंडीशन क्या है? रीअरेंजमेंट। और तीसरी कंडीशन, चाकू मारे और तोड़ दे, तो कुछ हिस्सा चाकू का पेट के अंदर, कुछ हिस्सा अंतड़ी का चाकू के हैंडल के साथ बाहर। यानी क्या हुआ? सबस्ट्रेट बी आया, थोड़ा सा अपना हिस्सा सबस्ट्रेट ए को दिया, और बदले में सबस्ट्रेट ए का थोड़ा हिस्सा लेके निकल गया। क्या कंडीशन कहलाई? सब्स्टिट्यूशन। इसी को आप क्लास 10 तक किस नाम से जानते थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद आया? बस इतनी ही चीज़ें होती हैं गिनती की जो रिएक्शन मैकेनिज्म में काउंट होती हैं। बॉन्ड फिजन,
जैसे ही सबस्ट्रेट भी यानी सुपारी किलर आया, दरवाजे पे खटखटाया, पहली चीज आपकी हिम्मत टूटी। तो हिम्मत टूटने का प्रोसेस ही कहलाया क्या? बॉन्ड क्लीवेज। दो तरीके से कहलाएंगे बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन को, एक होगा होमोलिसिस और एक होगा हेटेरोलिसिस। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टाइप का। डन। चलो इस पूरे को बनाओ और हेडिंग देना इसको आउटलाइन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइएगा इसको।
डन। चलिए, अब ये तो हम लोगों ने क्या देख लिया बेटा कि रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन सी चीज़ें होती है और कैसा वो रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। अब इसको हम लोग ऐसे ही सीक्वेंशली पढ़ते जाएंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ने वाले बेटा, अटैकिंग स्पीशीज। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स स्लैश अटैकिंग स्पीशीज। चार कॉलम, सीरियल नंबर, डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये कितने टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कौन, इलेक्ट्रोफाइल, और एक होंगे कौन, न्यूक्लियोफाइल। डन। जल्दी से बना लो डिफरेंस बिटवीन टाइप का। हो गया बेटे, चलो करे, चलो देखो। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल में फाइल वर्ड का मतलब होता है फिलिसिटी, ठीक, फिलिसिटी, और फिलिसिटी का मतलब होता है एट्रैक्शन, ठीक। और इलेक्ट्रो वर्ड जो है ये सिंबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल नाम से क्या समझ में है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सी चीज होगी जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होती हो। आप थोड़ा सोच के बताओ तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है। इधर आप रहिए, कनपटी सेकू मैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पक्का, ठीक। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए इलेक्ट्रोफाइल को क्या होना पड़ेगा, कौन सा चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होके जा रहा है। तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए इस बेचारे को क्या होना पड़ेगा, खुद पॉजिटिव, तभी तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना भाई। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिनोट करते हैं ई प्लस, और दुनिया में जितने भी कैटायन है वो सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब आओ भाई न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में ये जो फाइल वर्ड है इसका तो क्या मतलब, इसका तो मतलब है फिलिसिटी, यानी कि एट्रैक्शन। लेकिन ये जो वर्ड है न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस। अब याद करके बताओ तो बेटे न्यूक्लियस में कैसा चार्ज है, कैसे पता, क्योंकि उस बस सेंटर में ये रीजन, उसके अंदर प्रोटॉन है और कौन है, न्यूट्रॉन, इसीलिए उन दोनों को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं। तुम लोग मतलब ऐसा है कि सिलेबस आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पढ़ नहीं रहे हो पीछे कुछ भी, क्यों। मैंने आप लोगों को बताया था बेटे कि क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, इसलिए दोनों को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियॉन। चैप्टर 1 में देखना, ठीक। अब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता नहीं, होता है न्यूट्रॉन में चार्ज, फिर से सोच के बता, पक्का, क्योंकि वो न्यूट्रल हैं इसलिए उनका नाम न्यूट्रॉन है, ठीक। बच गया कौन,
प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है, प्रोटॉन का चार्ज है, और वो भी पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का है, और पॉजिटिव लविंग होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, खुद नेगेटिव। तो दुनिया में जितने भी न्यूक्लियोफाइल है वो सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं NU माइनस से। डन। चलिए, पहला डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी, उसको लिखना है तो जल्दी से लिख लो तो बेटा। हो गया, चालू करें। चलिए, तो इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, अभी भी मैंने समझाया आप लोगों को। इस बेस पे अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल को डिफाइन करने बोले तो क्या डिफाइन करोगे इलेक्ट्रोफाइल को, द इलेक्ट्रो, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, खुद से ट्राई करो। द इलेक्ट्रॉन विच नहीं, द स्पीशीज विच इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन, या और सिंप्लीफाई कर लो स्टेटमेंट को, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। एकदम सिंपल। चलिए जल्दी से लिखिए। इलेक्ट्रोफाइल का क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अगला डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं उनको हम लोग डिनोट करते हैं E प्लस, और जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं उनको हम लोग डिनोट करते हैं NU माइनस। अब एक चीज़ का दिमाग में बिठा करके रखिएगा कॉन्सेप्ट, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, N फॉर नेगेटिव। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज ही होगा। थैंक यू। अगला है लुइस कैरेक्टराइजेशन। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ चार्ज, फिर हम लोग देखेंगे इन्वॉल्व्ड रिएक्शंस, और लास्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल।
हाँ जी, तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देख ली। डेफिनेशन क्या था? ऑल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, जबकि न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको ई प्लस और उसको एन यू माइनस से शो करेंगे, और याद रखना बहुत आसान, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल। अब उसके बाद फिर हम लोग देख रहे थे लुईस कैरेक्टराइजेशन। लुईस कैरेक्टराइजेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीशीज क्या कहलाएगी? बेस। अब एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? एक एडिशनल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है। अब वो जो एडिशनल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होने की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन हो सकती है सारे एनायंस, जैसे देख लो Cl माइनस। तो अब ये क्या है? इसके पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा ही आया ना भाई, जब बॉन्ड टूटा था तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसने खींच लिया था। तो ये जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जरूरत पड़ेगी तो ये डोनेट भी कर देगा। यानी ये भी किस में आएगा बेटा? किस में काउंट करेंगे हम लोग? बेस में। ठीक, तो अब इन दोनों में से बताओ तो कौन है जो नेगेटिव चार्ज होने वाला है और कौन उसको हम लोग लुईस बेस बोलेंगे? उन दोनों में से किसको हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, दोनों में से कौन है जो लुईस बेस है? हा? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे दे देगा? अरे बोलना भाई, कुछ तो सोचा होगा बेटे, दिमाग में डाउट लेके क्यों जाने का? मैं डांट थोड़ी रहा हूं ना, सिंपली बताओ ना। मतलब आप कुछ तो सोचे होगे कि जिसमें आप बोले कि ये भी देगा इलेक्ट्रॉन। बैलेंस। ठीक, तो दुनिया में जितने भी एनायन है वो सब क्या है बेटा? लुईस बेस। ठीक, और आपने को अभी अभी मालूम चला कि जो एनायन है वही तो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि एन फॉर एनायन, एन फॉर सॉरी एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या होंगे लुईस कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से? लुईस बेस। जबकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली चीज क्या कहलाएगी? एसिड। ठीक, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? मान लो एक तरीके का एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मैं अगर चाह रहा हूं कि एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूं, अट्रैक्ट करूं, तो उसके लिए शर्त क्या है कि मैं कब उसको खींच पाऊंगा अपनी तरफ? जब मैं खुद कौन से चार्ज का हूं? पॉजिटिव, तभी तो मैं इलेक्ट्रॉन को खींच पाऊंगा ना। और इन दोनों में से फिर उस हिसाब से कौन है लुईस एसिड? इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि ये कैसे हैं लुईस कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से? लुईस एसिड है। आया लॉजिक समझ में? ठीक, अगला है नेचर ऑफ चार्ज। आप ही बता दीजिए भाई, इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा नेचर ऑफ चार्ज है? इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज आ रहा है बेटे? पॉजिटिव। कौन सा? मैं तुम लोगों को राफेल कैसे चलाते हैं ये पूछ रहा हूं कि तुम लोगों को नहीं पता। ठीक, और न्यूक्लियोफाइल का क्या है नेचर ऑफ चार्ज? नेगेटिव। वेरी गुड, ऐसा साथ साथ में बोलते रहो। चलो, इन्वॉल्व रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल जब इन्वॉल्व होता है तो ऐसे रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, जबकि न्यूक्लियोफाइल वाले में दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग देखेंगे। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें एक और एग्जाम्पल होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, और ये रिएक्शंस क्या है? ये रिएक्शंस हम लोग आगे पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आएंगे। एग्जाम्पल, किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाले को आप किस में रख सकते हो? इलेक्ट्रोफाइल में रख सकते हो, जैसे कि ये दोनों। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। डन।
और न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल चाहिए, Cn माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, NH3, H2O एटसेट्रा। तो एक चीज तो आपको दिख ही रही है कि Cn माइनस, OH माइनस, Cl माइनस और ऐसे जितने भी माइनस चार्ज वाले होंगे, जैसे SO4 माइनस 2, CO3 माइनस 2, जितने भी एनायन, वो सब अपना एक्स्ट्रा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि नेगेटिव चार्ज, वो जरूरत पड़े तो डोनेट कर लेंगे। और ऐसी डोनेटिंग स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम लोग लुईस के हिसाब से? बेस। ठीक। अब इन बेचारों के पास में नहीं है नेगेटिव चार्ज, लेकिन इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये अब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ से जाएंगे किधर? न्यूक्लियस पे अटैक करने, पॉजिटिव पे अटैक करने। ठीक। तो ये उसके एग्जाम्पल। ठीक है। तो अगर मान लो आप लोगों को आया कि डिफरेंशिएट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो 2 नंबर का ही आएगा, बहुत होगा तो इसमें से कोई भी आप 3 या 4 पॉइंट उसमें चेप दीजिएगा। डन। चलो मिटाओ इसको, लिख लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। ये वाला हो गया, बस इतना ही है ये। अब स्टार मार्क करके हेडिंग डालिएगा, एम्फोटेरिक रिएजेंट। एम्फोटेरिक रिएजेंट। अब ये एम्फोटेरिक नाम से क्या मालूम चल रहा है? एम्फोटेरिक। एम्फीबियन किसको बोलते हैं हम लोग? हाँ? लेकिन होते कौन है वो? सही जा रही हो, लेकिन एम्फीबियन कौन है? जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हो, उसी को हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 कंडीशन में सर्वाइव करता है। वैसे ही एम्फोटेरिक रिएजेंट का मतलब ऐसे रिएजेंट जो इन दोनों के जैसा बिहेव करता हो, मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। ठीक। तो इसमें आप डेफिनेशन क्या बनेगी एम्फोटेरिक रिएजेंट की? द रिएजेंट्स दैट रिएक्ट एज the reagents that react as both electrophiles and nucleophiles. बोथ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्फोटेरिक रिएजेंट। अब इधर देखो तो, जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपके पास NH4+। अब ये NH4+ आपको क्या लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इसमें ये जो नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो है, जिसके कारण ये कैसा बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। यानी अमोनियम आयन ऐसी कंडीशन है जिसमें ये अगर चाहे तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूक्लियोफाइल और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रोफाइल, दोनों के जैसा बिहेव कर सकता है। ठीक। इसका एक और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो एक एग्जांपल आप इस H3O+ को भी ले सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका नेचर कैसा? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है इसके पास तो 2 लोन पेयर है, जिसके कारण ये कैसा हो जाएगा फिर? न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी किसका एग्जांपल? एम्फोटेरिक। बहुत एग्जांपल है इसमें, लेकिन
अपनी नॉलेज के लिए हम लोग इन दोनों को रख लेते हैं। डन। चलो, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अभी अभी हम लोगों ने ये डिफरेंस सीखा है, इसके बाद फिर क्वेश्चन ये रहता है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज लोएस्ट एसिड्स और लोएस्ट बेसिस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ऐसा वाला क्वेश्चन। चलो बताओ, SO4-2 ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल, सिंपल सी चीज है, N4 न्यूक्लियोफाइल, N4 नेगेटिव, उसके अलावा जो भी बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज वाला वो इलेक्ट्रोफाइल। चलिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। आया समझ में? और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो नहीं कर पाएगा। चलो बस अपने को यही चेक करना है कि इसी ऑक्टेट का क्या हालचाल है। यहां पे ये किस स्टेट में है? +3 में है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना जाता है बेटे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। एल्यूमिनियम का +3 का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, बचा क्या? 0 0। ठीक, तो AlCl3 में थर्ड ऑर्बिट जो है वो लास्ट का था, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हो गए हैं गायब। तो क्या इस लास्ट इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। थे ही कितने? 3, वो भी अब चल दिए। यानी कि AlCl3 क्या है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जब ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? चलो इस वाले को मैं मिटा देता हूं। बताओ, लुईस क्यों एसिड? प्लस चार्ज के कारण। लो, प्लस चार्ज अब नहीं है। अब बोलो बेटे, उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। हाँ, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब उसके पास ठीक ठाक पैसे हैं तभी वो डोनेट करेगा। ठीक, तो उसको आप किस में रख दोगे? न्यूक्लियोफाइल में। चलो, कार्बोनेट आयन न्यूक्लियोफाइल, माइनस चार्ज है, वेरी गुड। FeCl3 ये भी लुईस एसिड है, क्योंकि यहां पे भी ये क्या है? +3 में है। इसका लास्ट वाला जाता है कितना? 4s2 3d6। +3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से, यानी कि 4s0 और 3d5 बच रहा है। तो Fe जो है वो इस स्टेट में 4s0 3d5, लास्ट ऑर्बिट कौन सा है? 4th। क्या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? नहीं, यानी इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। ले भले लेगा। तो ये भी क्या है? लुईस एसिड। इसमें से तो दिक्कत ही नहीं है। ये क्या है? लुईस। बस लुईस बेस बेटे लोन पेयर है, वो डोनेट करना चाहेगा। लुईस एसिड, ठीक है। क्यों लुईस एसिड? लुईस बेस क्यों नहीं? बेटे माइनस चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल सारे लुईस बेस है। आया समझ में? यही लिखे हो ना? हाँ, चलिए इन एग्जांपल्स को जल्दी जल्दी से लिख लीजिए अपनी कॉपी में।